पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के बिटली चौकी के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील ग्राम बमनी में नक्सलियों का बेखौफ चेहरा सामने आया है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने यहां से एक व्यक्ति को घर से अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आखिरकार घटना के बाद किस तरह का गांव में मातम पसरा हुआ है और यह घटना कारित करने के पीछे क्या कुछ वजह मानी जा रही है, आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। जिले के अति संवेदनशील बिटली चौकी के अंतर्गत ग्राम बमनी में बीती रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार की रात करीब 9 बजे से 10 बजे दर्जन भर वर्दीधारी नक्सली गांव में पहुंचे थे, जो भागचंद आर्मो के घर पहुंचे और उसे परिजनों की आंखों के सामने अगवा कर जंगल के रास्ते ले गए। इसके बाद उसकी हत्या कर दी और शव को गाँव के समीपस्थ हर्रा नाला मेन रोड पर छोड़ दिया। नक्सलियों ने हत्या के बाद मृतक के पास एक पर्चा भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने पुलिस मुखबिरी करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। हाँ सर, वो करीबन 8-9 बजे आए वहाँ पे चाचा के घर में। फिर वहाँ से उनको ले गए वो पालागुंदी वाली रोड में। फिर वो लोग उधर से घुमा के यहाँ घटना स्थल पर लाए यहीं पे। फिर यहाँ पे वो लोग इनकाउंटर कर दिए बंदूक गोली से। कौन लोग थे, कितनी? वो नक्सली थे सर, करीबन वो 10-12 लोग आए थे, जिसमें 2-3 लड़कियां भी शामिल थे। क्या बोल कर के ले गए? वो बोल कर गए हमारे चाचा जी खाना खा रहे थे तो वो थोड़ा काम है आपसे करके गोंडी में बोल के उनको उधर रोड की तरफ निकाला। फिर वहाँ से रोड से फिर वो उधर रोड तरफ ले गए। फिर वहाँ से इधर से घुमा के यहाँ ला के मार दिए। मृतक की पत्नी ने रोते हुए कहा है कि उनके पति ऑटो रिक्शा चलाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसे में उनकी हत्या के बावजूद पुलिस का मौके पर नहीं पहुंचना बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने ऐसे हालात में कौन उनकी सुरक्षा करेगा, ऐसे सवाल भी उठाए हैं। कोई चर्चा नहीं हुई सर, वो एकदम से घर के अंदर घुसे और भागचंद आर्मो कौन है करके हाथ ही पकड़ के बाहर ला लिए सर। लाने के बाद आम के पेड़ के पास ले गए, हाथ पीछे करके बांध दिए सर। अच्छा, आप लोगों को कुछ बताया उन्होंने कि क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं बताए सर, इतना तक नहीं बताए, पर इतना बोले कि अभी आ जाएगा, आके खाना खाएगा बोले। फिर आप लोगों को कब पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है? वही सर, हमको 11-12 बजे अब आए नहीं तो हमने बोले अभी तक के क्यों नहीं आए हैं, कहाँ ले गए हैं करके सूचना दिए सर गांव वालों को, परिवार वालों को। तो उन लोगों ने ढूंढे सर आजू बाजू कहाँ गया, कैसा हुआ करके, तो रास्ते पे लाश मिली सर, हर्रा नाला रोड पर। जी, हर्रा नाला रोड पे। तो फिर इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को कब दी? पुलिस को तो हम अभी 4 बजे गए थे सर, सुबह 4 बजे जी। तो कोई आए थे? पुलिस तो कोई नहीं आई सर घटना स्थल पे। तो आज पुलिस नहीं पहुंची सर, तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी सर? आज तो पति को जला दिए घर से निकाल के, कल तो बाल बच्चे पत्नी को भी जला सकते हैं, घर को भी जला सकते हैं सर। अब हम इसमें क्या करें सर? घटना के बाद पुलिस तो मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन प्राइवेट वाहन भेजकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बैहर भिजवाया गया। इस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा है कि नक्सलियों ने यह घटना ग्रामीणों में भय और खौफ पैदा करने के लिए की है।
पुलिस घटना के पीछे के अन्य कारणों को भी तलाश रही है। उनका मानना है कि जहां घटना होती है पुलिस उस रास्ते से होकर नहीं गुजरती, बल्कि दूसरे रास्तों से होकर नक्सलियों का पता लगाती है। उन्होंने मृतक भागचंद आर्मो के मुखबिर होने के नक्सली दावे को भी गलत बताया है। जो नक्सलियों ने इसको पुलिस मुखबिर का रूप देने की कोशिश की है, परंतु वो आम एक ग्रामीण थे और पुलिस मुखबिरी से उनका कोई अभी संबंध नहीं था। साथ ही उसमें ये बात भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि जनता में भय फैलाने के लिए या बाकी लोगों को अपने डरा धमका के अपने ही एजेंडा में शामिल करने के लिए, साथ ही साथ जो कई बार अवैधानिक वसूली करने का एक एजेंडा रहता है, खासकर जो तेंदुपत्ता या अन्य उस तरह के जो वनोपज होती हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन होते हैं उन पर दबाव बनाने के लिए भी इस घटना को कारित करना संभावित प्रतीत हो रहा है, और जो कि एक तरह से सीधा सीधा हमारे ग्रामीणों पर और हमारे आदिवासी भाइयों पर एक तरह से अत्याचार की ही श्रेणी में आएगा, जो कि एक कायराना हरकत नक्सलियों द्वारा की गई है। पुलिस आसपास के जंगल में ही सर्चिंग कर रही है। पुलिस का अपना एक SOP होता है, जैसे कि कभी इस तरह की कोई घटना आती है, कोई सूचना आती है, तो वहाँ पर कभी भी आम रास्ते का प्रयोग करते हुए पुलिस नहीं जाती है। उसमें पेट्रोलिंग करते हुए, जो पैदल मार्च करते हुए, उसमें पहुँचने में 3 से 4 घंटे जो कि नियरेस्ट चौकी रहती है, तो तत्काल सुबह ही सारी पार्टी रवाना है और आसपास के क्षेत्र में उनकी सर्चिंग कार्रवाई भी चल रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है सर, किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी सर? जी हाँ, उनकी जो भी सुरक्षा संबंधी पॉइंट्स हैं उन पर तत्काल ही हम लोग एक्शन लेंगे और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे आसपास जो एरिया डोमिनेशन लगातार चलेगा, जो संबंधित चौकी है उनको भी विशेषतः पेट्रोलिंग करने के लिए उस क्षेत्र में, उस गाँव में और आसपास के भी क्षेत्रों में निर्देशित किया गया है। बारिश का मौसम शुरू होते ही जिले भर में बीमारियों का प्रकोप भी फैलने लगा है, लेकिन जिले के आयुष औषधालयों में मौसमी बीमारियों से संबंधित पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं है। खासकर आदिवासी बहगा क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में स्थित आयुष औषधालय को बीते 2 सालों से ग्रामीणों का रोग परीक्षण नहीं हुआ है और न ही उन्हें रोग के अनुसार दवाएं मिल रही है। इस कारण ग्रामीण इस औषधालय में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। दवाओं के बिना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनी उपयोगिता खो रही है। यहाँ पर औषधालय में बुखार और पेट की बीमारियों से संबंधित सुदर्शन चूर्ण, कुटजघन बटी, शंख बटी, कालमेघ, लोहा सव, पंचसकार चूर्ण, हिंगवाष्टक, कनकासव, अर्जुनारिष्ट जैसी दवाओं की मांग होती है, किंतु कोरोना संकट के बाद यहाँ पर केवल त्रिकटु काढ़ा ही लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी आयुर्वेदिक दवाई या उपलब्ध नहीं है। इससे लोगों का भी इस औषधालय के प्रति विश्वास कम हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 आयुषकर्मी पदस्थ है, जिनके द्वारा औषधालय में अपनी सेवाएं दी जा रही है, लेकिन दवाएं उपलब्ध नहीं होने से वे भी समय पास करते दिखाई दे रहे हैं। दवाई सर्दी खांसी बुखार जैसे भी हो, वात रोग हो गया, उदर रोग हो गया, अपना जो भी रोग है, छत है, चर्म रोग है, हर प्रकार की दवाइयाँ इनकी हमारे यहाँ से दी जाती है। अभी दवाइयों की क्या स्थिति है? अभी दवाइयाँ 2 साल से कोरोना के कारण इनकी दवाइयाँ आ नहीं पा रही हमारे यहाँ। कोरोना की दवाई दे रहे हैं, मलेरिया होता है तो मलेरिया की दवाई देते हैं। दूसरी तो अभी थोड़ी है वो दे रहे हैं अभी के लिए। अभी एरिया के थोड़ा आदिवासी एरिया पड़ जाता है, इस कारण उतनी जागरूकता लोगों को है नहीं। मेहनत और लगन के बल पर बागवानी से अच्छी आमदनी की जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बैहर क्षेत्र के हर्रा नाला निवासी मंगरू सिंह बैगा ने। उन्होंने बीते 8 साल पहले आम का बगीचा लगाया और उसकी देखरेख भी स्वयं होकर की, जिसका फ़ायदा उन्हें अब 2 सालों से मिल रहा है। बगीचे से निकलने वाले आमों को बेचकर वे हज़ारों रुपये कमा रहे हैं। जिससे वे स्वयं भी आत्मनिर्भर हो गए हैं और परिवार को भी आम की फसल के बलबूते आत्मनिर्भर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। मंगरू सिंह ने बताया कि उन्होंने अलग अलग किस्म के करीब 149 पेड़ लगाए थे, जिसमें अभी 100 पेड़ों में फल लग रहे हैं। उन्हें बेचकर वे हज़ारों रुपये कमा चुके हैं। बताया गया कि इस सीजन में उन्होंने अब तक 4 क्विंटल से अधिक आम बेचे हैं, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हुआ। आपको बता दें कि मंगरू सिंह बैगा स्वयं ही इस बागवानी की सुरक्षा में लगे रहते हैं।
वन्य प्राणियों और बंदरों से आम की रक्षा के लिए वे यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रखवाली भी करते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम ही नुकसान हुआ है। हाँ जी, ये मेरा खुद का बगीचा है। इसमें 149 पौधे जीवित है। अभी लगभग 100 पौधे में फल लगना शुरू हो गया है। ये तीसरे साल है जी फल लगना। तो शुरू साल में 5000 का फल बेचा था, दूसरे साल 7000 का, और इन साल सब बाज़ार बंद हो जाने से ये कच्चा माल थोक में नहीं बिक पा रहा है, तो इसको चिल्लर में बेच रहे हैं। तो फिर भी मेरे को इन साल 7000 से ऊपर मैं बेचूंगा। कुछ तो बेच भी दिया हूँ, 2-1 हज़ार का अब तक के बिक गया है। बाकी पेड़ में भी है, बाकी पकने को भी रखा है। किस तरह से देखरेख करनी पड़ती है इसकी? हाँ जी, यहाँ तो मैं झोपड़ा बनाया हूँ, यहाँ रात दिन मेरे को जगना पड़ता है। ये टार्च के उजाले में रात में यहाँ घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है। गर्मी में भी, बारिश में, गर्मी में, कार्तिक में। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक निर्धारित है। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में मानसून सत्र की अवधि के दौरान 30 जून 2021 की मध्यरात्रि से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक जिले में संचालित समस्त रेत खदानों से रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही रेत की निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क के लिए डाली गई मिट्टी, मुरुम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंधित अवधि में कोई भी व्यक्ति रेत खदानों से रेत का खनन एवं परिवहन नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में स्वीकृत समस्त रेत खदानों के ई निविदाकार एवं अनुबंधित ठेकेदारों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।